अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव है जामी में, आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। आज आपने देखा 27वीं तरमीम कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। प्राइम मिनिस्टर भी मुखातिब हुए, अफगानिस्तान का जिक्र भी हुआ। उधर KP असम्बली में एक कम जरगा हुआ, 20 से ज़ायद जमातें वहाँ मौजूद थीं। उसकी एलामिया भी 15 निकात पर मुश्तमिल सामने आ चुका। खुशाइंद एलामिया बज़ाहिर नज़र आ रहा है। वहाँ क्या गुफ्तगू हुई, क्या तय पाया, ये मामला भी ज़ेर बहस रहेगा। और फिर आज जब तरमीम पास हो रही थी कौमी असम्बली में, तो इस बीच हमने देखा कि इस तरमीम में 27वीं यानी तरमीम में जो आर्टिकल 6 का मामला है, वहाँ पे एक तकनीकी गलती का निशानदही हुई, जिसको आज कौमी असम्बली की हद तक तो पूरा किया गया। ये जब सेनेट में दोबारा जाएगी तो क्या सूरत हाल होगी, इस पर बात करते हैं। और ये चीफ जस्टिस होगा कौन, ये बड़ा अहम सवाल है, जिसका आज तकरीबन किसी हद तक जवाब देने की कोशिश की गई है। आज असम्बली का हाल और फिर जरगे में जो कुछ हुआ वहाँ KP असम्बली में, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया। हमारे नुमाइंदे सीनियर नुमाइंदे जनाब शहरियार खान से इस्लामाबाद से बराह रास्त मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर यासर हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, बराह रास्त ही मौजूद है, लेकिन कुछ देर पहले ही CM हाउस से बुला लिया गया है सहाफ़ियों को। गालिबन आज के एलामिया के बारे में कोई मज़ीद बात करना मकसूद होगी। शहरियार साहब, अच्छा मैं नाज़रीन को भी बता दूं कि हम इस चंग के बाद तफसील से जो अफ़गानिस्तान से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, चाहे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की स्टेटमेंट हो तिजारत बंद करने के हवाले से, या उनके डेलीगेशन के जो सरबराह हैं जिनका नाम मुल्ला नजीब है, उनकी स्टेटमेंट्स हों, वो भी डिस्कस मैं करूँगा तफसील से माहिरीन के साथ। शहरियार साहब, आज असम्बली में 27वीं तरमीम तो पास हो गई, लेकिन ये आर्टिकल 6 में और चीफ जस्टिस के तयन करने में क्या तकनीकी गलती थी जिसको आज सुधारा गया, और क्या दोबारा मामला सेनेट में जाएगा? जी बिल्कुल जामी, ये कुछ ऐसी तकनीकी गलतियां थी जिनकी निशानदेही पीपल्स पार्टी ने की। और पीपल्स पार्टी ने बताया कि आपने ये जो 27वीं आईनी तरमीम की है, इसमें क्योंकि इससे कबल जो आर्टिकल 6 है उसके में बड़ा वाज़ेह था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट जो है वो उसको दुरुस्त इकदाम करार नहीं दे सकती आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी, यानी आइन शिकनी की हम जो बात करें, हाई ट्रीजन जिसको कहते हैं। तो अब उसमें जो था लफ्ज़ शामिल होना था कि और आईनी अदालत जो नई बनाई जा रही है, वफाकी आईनी अदालत, ये भी उसकी तौसीक नहीं कर सकती। तो वो शामिल नहीं किया गया था जो मसवदा सेनेट में पेश किया गया। तो आज उस गलती की जो है दुरुस्तगी कर ली गई। दूसरा, जो आर्टिकल 176 के तहत जो चीफ जस्टिस का मामला था वो लिया गया, और ये बताया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है जस्टिस याहिया आफरीदी, वो जब तक हैं इस ओहदे पर वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे। और उसके बाद जो है तय होगा, उसके बाद जो सीनियर मोस्ट होगा वो जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट को हेड करेगा। और अब जो है सूरत हाल इसी के लिए थी। इसके अंदर जो ये तरामीम थी, ये मुख्तसर से ऐसी थी कि जिनको बस छोटे से अल्फाज में वज़ीर क़ानून ने बयान किया कि जी आर्टिकल 6 में हम ये करने जा रहे हैं, उसमें सिर्फ ये लफ्ज़ हम ऐड करने जा रहे हैं, वफाकी आईनी अदालत का लफ्ज़ ऐड करने जा रहे हैं। और फिर उन्होंने बड़े वाशकाफ अल्फाज में कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी जब तक रिटायर नहीं होते तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर वही फाइज रहेंगे। बिल्कुल ठीक। तो मैं नाज़रीन को बता दूं कि जो 18वीं तरमीम हुई, जिसके बाद पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती है कि हमने ये तय किया उसमें कि अगर आइन को मस्ख किया गया या उसका हुलिया बगाड़ा गया तो यानी गद्दारी से जो मुंसलिक है आर्टिकल 6, तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट चाह कर भी उसकी तौसीक नहीं कर सकेगी। तो लफ्ज़ उसमें सुप्रीम कोर्ट लिखा था आर्टिकल 6 में। तो अब चूंकि नई अदालत बनी, आइनी अदालत जो बन रही है, तो वो लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ था, तो शहरियत उसकी जानिब इशारत कर रहे हैं। शहरियार साहब, ये जो गलतियाँ यहाँ सुधारी गई, इससे एक तो ये बज़ाहिर तासुर मिलता है कि शायद बहुत जल्दबाजी में सब कुछ किया गया, और दूसरा अब ये क्या दोबारा सेनेट में जाएगा मामला? जी बिल्कुल, जो गलतियां हैं वो ज़ाहिर है होती हैं तो उनको सुधारा भी जाता है, और उसके लिए जो है रास्ते मौजूद होते हैं। कल जो है सेनेट का इजलास, चूँकि आज इसीलिए बुलाया गया कि कल जो है ये इजलास होना था, आज वक्फा होना था सेनेट इजलास में, लेकिन आज जो है इजलास सुबह जो है नोटिस जारी किया गया कि आज इजलास होगा और उसका नुकाती एजेंडा होगा कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी के हवाले से ताज़ियती रेफरेंस होगा। ये क्योंकि एक रिवायत है पार्लियामान की कि अगर सेनेट का इजलास चल रहा और उस दौरान जो है किसी सेनेटर का इंतकाल हो जाए तो वो फिर उस दिन सिर्फ और कोई एजेंडा नहीं लिया जाता, उस दिन सिर्फ उनके हवाले से ताज़ियती रेफरेंस होता है और तमाम पार्लिमानी लीडर और साथी जो होते हैं वो उस हवाले से इज़हार ख्याल करते हैं। तो आज का दिन बचा लिया गया इसलिए कि अगर कल इजलास होता
तो कल फिर ताज़ियती रेफरेंस होना था, तो एक दिन बचाया गया है और कल अब ये जो है तरमीम सेनेट के इजलास में पेश की जाएंगी और उसके बाद जो है वहां से मंजूर कराने के बाद जो है इसे चलिए जो है फिर ये इसमें अगर सेनेट में दोबारा मामला जाता है तो वहां भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल। आप मेरे साथ रहना, जरा पेशावर की अपडेट्स भी ले लें। यासिर, क्या तय पाया इस जरगे में? मैं इसके 15 निकात को देख रहा हूँ। पहला नुकता तो बड़ा अहम है जिसमें मामला फहमी के साथ इदारों के साथ ऑन बोर्ड होके और सूबाई हुकूमत को साथ लेके चलने की बात की गई है और जितने भी लोग मुखातिब थे वो अमन की बात कर रहे थे, मौका मिलने की बात कर रहे थे। तो तय क्या हुआ, क्योंकि अपोजिशन की तमाम जमातें यहाँ मौजूद थी, नून लीग भी थी? बहुत शुक्रिया जी। तकरीबन 7.5 घंटे तक ये कौमी अमन जरगा जो है ये चला और उसमें तमाम जो सियासी जमातें थी उनका एक ही एजेंडा था, वो था अमन। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाना। तो इस हवाले से जो अमन जरगे ने एलामिया जारी किया है उस पर स्पीकर मोहम्मद सलीम स्वाति समेत 21 जरगा मेंबर्स ने दस्तखत किए हैं, जिसमें 20 सियासी जमातों के सूबाई सरबराहान थे, उनके दस्तखत भी मौजूद हैं और इसमें स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का भी दस्तखत बाकायदा इस हवाले से मौजूद है। तो इसमें जो अहम जो नकात सामने आए हैं इस एलामिया में, बाकायदा ये एलामिया है ये भेजा जाएगा, वफाक को भी भेजने का फैसला किया गया है और साथ साथ इन्होंने जो है दूसरी तरफ एपेक्स कमेटी पर भी ये मामला ले जाने की बात की है। तो जिसमें अमन जरगे ने जो खास जो सीधा जो फैसले किए गए हैं, जो एलामिया जारी किया गया है, उसमें पाक अफगान के तमाम जो तारीखी तिजारती रास्तों को खोलने की हिदायत दी गई है। इसी तरह पाक अफगान खारजा पॉलिसी बनाने में भी वफाक और सूबाई हुकूमत से मुशावरत करने की बात की गई है और साथ में सफारतकारी को भी तरजीह देने की बात की गई है। इसी तरह अमन जरगे की जो तजवीज़ है उसमें वफाकी और सूबाई हुकूमत के माबैन जो तनाव है उसको कम करने का भी जो है जिक्र बाकायदा वाज़ेह तौर पर किया गया है। साथ में दहशतगर्दी के खात्मे के जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है उसको फिलफौर एतमाद में लेने की भी जो है एलानी में जिक्र किया गया है। अमन अमान के हवाले से जो बात की गई है वो सूबाई हुकूमत की करारदादें जो अब तक मंजूर की गई, पेश की गई, उन पर फौरी तौर पर अमल दरामद करने का भी जिक्र किया गया और साथ में जो पुलिस और सीबीडी है उसके जो दाखिली सलामती के जो क़यादत है वो अब उन्होंने इस हवाले से मुतालबा किया है अपने एलामिया में। तो यासिर, इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी उनके दस्तखत भी हैं इस एलामिया पे? जी बिल्कुल, उनके दस्तखत भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, ANP, कौमी वतन पार्टी, इसी तरह दीगर जो जमातें हैं, उन तमाम जो उनके सरबराहान थे, जो सूबाई क़यादत थी, उनके दस्तखत मौजूद हैं। वो भी कुछ ही देर में मीडिया को भी दे भी दिए जाएंगे, बाकायदा हमारे पास सब मौजूद भी हैं। और उसमें काफ़ी जो अमन अमान के हवाले से जो डिस्कशन की गई उसमें आज के इस आफ्ताब शो ने जो अहम चीज़ें शेयर की हैं आज अपने हिसाब में इस अमन जरगे में, तो उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से भी बात की कि ये बानी तहरीक इंसाफ के कहने पर नेशनल एक्शन प्लान जो है तरतीब बनाया गया था और उसके जो 20 निकात थे उसमें जो 6 पर तो अमल दरामद कर लिया गया है, 14 पर अभी तक अमल दरामद नहीं किया। उन्होंने बराह रास्त जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी मुखातिब किया कि आप इस हवाले से जो आपकी पर्सनल जो एक सियासत है उसको जो है वो साइड पर रखकर आगे बढ़ने की बात करें, फेडरल गवर्नमेंट से आप बाकायदा बातचीत करें और साथ ही सिक्योरिटी इदारों को भी ऑन बोर्ड लें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया। इसी तरह ANP ने भी अमन अमान के हवाले से, चूंकि आपको तो बेहतर पता है कि ANP इस दौर से गुजर चुकी है 2008 और 2013 के दौरान, तो उन्होंने इन तमाम चीज़ों का जो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर मियां इफ्तिखार हुसैन ने वो तमाम चीज़ें जो है वो शेयर की हैं। लेकिन आज इस जरगे के हमने जो चीज़ अगस्त की है, जो सारा दिन आकर देखा कि तमाम जो इसमें सियासी जमातें थी वो एक पेज पर दिखाई दी हैं और अमन अमान के हवाले से फिल फौर इक़दाम उठाने के ये खुशाइंद है। बहुत शुक्रिया यासिर आपका। मैं सब आपकी जाने वापस आ रहा हूँ दारुल हुकूमत, जहाँ पे आप सेनेट की और कौमी असम्बली की सिचुएशन बयान कर रहे थे। अच्छा यासिर, अपना शहरिया साहब, अब ये प्रॉब्लम होगा कि चलें कौमी असम्बली में तो आपने रेक्टिफाई कर लिया उस गलती को जो पीपल्स पार्टी ने तवज्जो दिलाई, और मेरा तासुर तो यही है कि जल्दबाजी में किया, इसलिए आप वो बारीक नुक्ता उसमें डालना भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट के साथ आईनी अदालत का भी जिक्र करना और फिर चीफ जस्टिस का जिक्र भी जिस तरह हुआ, प्राइम मिनिस्टर भी उनको एक्नॉलेज कर रहे थे। ये मामला जब दोबारा जाएगा सेनेट में तो वहाँ तो सेनेटर इरफान सिद्दीकी का इंतकाल हो चुका और वहाँ सैफुल्लाह अबड़ो जो थे वो वोट देने के बाद वो कह चुके मैं सीट छोड़ रहा हूँ। तो बुनियादी तौर पर तो इसका मतलब है 2 अहम तरीन वोट आपके पास है ही नहीं है। तो फिर क्या बंदोबस्त होगा सर? कोई और भी लोग हैं जिन पर नजरें रखी हुई हैं, जो हाथ में हैं?
जामी ये सूरत हाल बिल्कुल लगती ऐसी है, लेकिन जी। हकीकत ये है कि उन्होंने एक तो ये कि कानूनी नुक्ता ये है उसमें कि सैफुल्लाह अबड़ो ने ऐलान ज़रूर किया फ्लोर ऑफ द हाउस पे हाँ। कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, लेकिन उन्हें बाकायदा तहरीरी इस्तीफ़ा देना लाजिम है। अच्छा, और अच्छा, उस अच्छा, इस्तीफ़े की फिर तस्दीक जो है वो चेयरमैन सेनेट करते हैं और फिर उसके बाद वो इस्तीफ़ा मंजूर होता है। आपको याद होगा कि 2014 के धरने में पीटीआई के तमाम अरकान जो हैं वो इस्तीफ़ा दे गए थे और फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी उन्होंने कुछ 36 मरतबा ये आके बार बार कहा कि हमने इस्तीफ़ा दे दिया, आप हमारे इस्तीफ़े मंजूर करें। लेकिन जब तक वो मंजूर नहीं हुए, वो 5-6 महीने यह मामला चलता रहा। उस दौरान जो है वो वापस भी आ गए, फिर दोबारा बैठ गए, वो 6 महीने की तनख्वाहें भी ले ली उन्होंने। तो ये मामला इसी तरह चलता रहता है। इसमें एक उनका है और दूसरा जो एक सेनेटर अहमद खान थे जिनका वोट आया था JUI की तरफ से जी। तो क्योंकि सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने तो वोट डाला भी नहीं था, इन 64 जो वोट्स थे इनमें सेनेटर इरफान सिद्दीकी का वोट शामिल नहीं था। तो सेनेटर अहमद खान और सैफुल्लाह अबड़ो से जो दोनों से जो ये ताउन लिया गया और उन्होंने वो ताउन दिया और उसके बाद एक ने ऐलान कर दिया कि मैं सीट छोड़ रहा हूँ और दूसरे को उनकी पार्टी ने कहा कि हमने इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है डिफेक्शन क्लॉज के तहत। लेकिन उसका भी एक प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर के तहत एक रेफरेंस बनता है। वो यानी शहरियार साहब आप ये कह रहे हैं कि चूंकि सैफुल्लाह अबड़ो साहब ने ना तो रिटर्न इस्तीफा दिया और अगर दिया भी होता तो हो सकता है कबूल ही ना अभी तक होता, और यही सूरत हाल कोई वो जो अहमद खान खिलजी साहब हैं जो बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी से जिनका ताल्लुक है उनके यहाँ भी है। तो इसका मतलब है बवक्ते ज़रूरत ये दोनों वोट दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकते हैं, ये वाले भी हो सकते हैं और उसके बाद भी 4 मजीद ऐसे सेनेटर्स हैं जिनका वोट इस्तेमाल हो सकता है। ये हमारे ज़राए ने आज ही जो इस हवाले से चूंकि गपशप हो रही थी, उनके नाम लेने की अभी नहीं है ज़रूरत। वो जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो खुद ब खुद आ जाएंगे और वोट करके चले जाएंगे। यानी आप कह रहे हैं मजीद का इंतज़ाम भी है? जी, अगर ज़रूरत पड़ी तो मजीद वोट भी दस्तयाब हैं। ठीक, शहरियार साहब आज मैं देखा शेर अफजल मरवत वहाँ मौजूद थे, तो वो आज शबाशी साहब के आसपास भी कहीं नजर आए, तो खैरियत है? ये क्या अपडेट है वहाँ पे? वो वोट उन्होंने नहीं दिया, लेकिन ये वाहिद थे जो अपोजिशन पार्टीज में, क्योंकि जो जिन्होंने खिलाफ वोट दिया वो सिर्फ 4 मेंबर्स JUI के थे और ये सिर्फ आए हैं और इन्होंने आकर गपशप ही लगाई। उधर हुकूमती बेंचेस पर ही बैठे तो किसी ने इस सिमत इशारा भी किया कि शेर अफजल मरवत साहब भी मौजूद हैं इसलिए 234 हो गए, लेकिन वो शेर अफजल मरवत का वोट नहीं था। वो शेर अफजल मरवत ने वोट नहीं दिया, वो वैसे ही आए थे, गपशप की उन्होंने, वजीर आजम से भी की, वो मियां नवाज शरीफ से भी मिले। और क्योंकि शेर अफजल मरवत इनके PTI के साथ रहते हुए भी वो कई मरतबा इस बात की वजाहत कर चुके हैं और वो कह चुके हैं कि जो वज़ादारी है उसको कायम रखना चाहिए सियासत में। और उन्होंने जो है एक ही शायद सानिया हुआ उनका किसी एक TV प्रोग्राम में लड़ाई हुई थी, उसके बाद जो है वो अब जब भी बात करते हैं तो वो सियासी रवादारी की बात करते हैं। तो उन्होंने वो आके आज शायद वो दिखाई है उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शहरियार खान साहब, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ने रिपोर्ट कर रहे थे उस तकनीकी मामले की जानिब जो आज कौमी असम्बली में जब ये 27वीं तरमीम मंजूर हुई तो उसकी वहाँ तस्हीह की गई, लेकिन ये मामला दोबारा सेनेट में जाएगा और वहाँ क्या मसाइल हो सकते हैं और बंदोबस्त क्या है वो भी हमने आपको आगाह किया उनसे गुफ्तगू करने के बाद, उनकी रिपोर्टिंग लेने के बाद। अब प्रोग्राम में हम उस मुद्दे की जानिब आएंगे जिसका मैंने आगाज़ अपने इंट्रोडक्शन में किया, जो हमारे अफ़गानिस्तान में मौजूद उनकी क़यादत है वो किस किस्म के बयानात दे रही है, क्या ऐलानात कर रही है पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस बाकी हैं। दिल्ली और काबुल का नेक्सस क्यों हम कह रहे हैं कि खुलकर अब सामने आ रहा है, तफसील से इस पर बात होगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लाइव जामे में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे अभी इस प्रोग्राम में ज्वाइन किए इस हिस्से में जनाब अहमद अल अरबी साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर के तज्ज़िया निगार हैं, ठोक बजा के बात करते हैं, पाकिस्तान का केस लड़ते हैं, दलील के साथ बात करते हैं। और साथ हमें ज्वाइन किया जनाब नवीद इलाही साहब ने, कई इदारों को उनकी सरबराही कर चुके हैं, चाहे वो सिक्योरिटी डोमेन की हूँ, इंटेलिजेंस डोमेन की हूँ, और अपना एक थिंक टैंक भी चलाते हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। इंसदाद दहशत गर्दी का मामला, बढ़ती हुई दहशत गर्दी, अफ़गान अमूर, इनकी गहरी नज़र है कई दिहाइयों से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया इस प्रोग्राम में। बात मैं करना चाह रहा हूँ कि एक तरफ आपने देखा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आज जब 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली में मंजूर हुई, प्राइम मिनिस्टर भी मुखातिब थे
और एक बार फिर उन्होंने अफगान रजीम को मुज़ाकरात की दावत दी। ऑन द पैरेलल हम देखते हैं कि आज KP असेंबली में भी एक कम जरगा हुआ, वहाँ भी मोर और लेस मेजॉरिटी जो लोग वहाँ मौजूद थे, 20 के करीब सियासी जमातें थी, सब ने अमन की बात की, सब ने बात की कि ज़ुबान एक है, रंग एक है, कल्चर एक है हमारे पश्तून भाइयों का, बहनों का, और हम चाहते हैं कि हमको एक मौका मिले। गुड इनफ। बट इसके पैरेलल हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मैं बार बार अपने प्रोग्रामों में दिल्ली और काबुल का जो नेक्सस है उसको डिस्कस कर रहा हूँ, और फिर अब जो सॉफ्ट टारगेट करना इन्होंने शुरू कर दिया दहशतगर्दों ने, चाहे वो इस्लामाबाद का वाक़या हो या वाना कैडेट कॉलेज का हो, तो ये सिर्फ वाक़यात की हद तक नहीं, अब जो अफ़गान तालिबान की रजीम वहाँ बैठी है उनकी स्टेटमेंट्स जो ताज़ा तरीन है वो बड़ी तशवीशनाक हैं, और दैट स्पीक्स वॉल्यूम के व्हाट एग्जैक्टली दे आर अप टू, और उनकी डोरें कहाँ से हिलाई जा रही हैं। फॉर इंस्टेंस आप देखिए कि इनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं इकोनॉमिक अफेयर्स के, मुल्ला अब्दुल बरादर गनी, इनकी स्टेटमेंट के आज यानी बुध के दिन काबुल को ये ताजरों से मिले हैं, सनतकारों से मिले हैं, जो भी इनके यहाँ मौजूद हैं, 3 माह की डेडलाइन दे दी है। और क्या कह रहे हैं कि आप तमाम अकाउंट सेटल कर लें, बंद कर दें पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की तजारत नहीं करनी, अपने अकाउंट्स अपने मामलात उनके साथ बंद कर दें, और पाकिस्तान के ऊपर कड़ी ये शराइत आयद कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि नो मोर मेडिसिन शुड बी इंपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, वहाँ से कोई अद्वियात भी ना आप लें। मैं ये देख रहा था, उसके ऊपर मैंने देखा भी कुछ देर पहले जो हमारे साबिक चीफ CGS रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री के, जनाब जनरल सईद साहब, उन्होंने अपने एक्स के ऊपर लिखा कि 2 तरफ़ा तिजारत और ट्रांजिट को अगर अफगानिस्तान की हुकूमत यानी TTA किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल कर ले तो पाकिस्तान को खुशी होगी। पाकिस्तान अगर नकलो हरकत पाबंद बंद करता है अफगान रियासत, पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन हम एक तरफ मुज़ाकरात और बातचीत को मौका देना चाहिए, इनकी ये स्टेटमेंट यही नहीं, बल्कि इनके एक और रहनुमा है जो कि इनके हेड ऑफ डेलीगेशन थे, मुल्ला नजीब, इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान चाहता था कि हम ऐसी कुव्वतों के ख़िलाफ़ फतवा जारी करें जो पाकिस्तान मुखालिफ जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, और ये मुज़ाकरात में पाकिस्तान की मांग थी इनके बकौल। तो अफ़गान वफ़द नहीं माना, क्योंकि अफ़गान वफ़द ने कहा कि ये तो दारुल अफ्ता जो फतवा जारी करने वाली इनकी कौंसिल है उसका काम है, और ये दबाव पर हम नहीं कर सकते, और कहते हैं जी यही नुक्ता मुज़ाकरात नाकाम होने की वजह बनी। ये तो एतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान अगर ये कह रहा है कि वो तमाम दहशतगर्द जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक इस्लामी रियासत के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं, उनके ख़िलाफ़ फतवा जारी करें, और वो नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो ये डेवलपिंग स्टोरी, साथ आपने वाना और इस्लामाबाद की सूरत हाल देखी, न्यू दिल्ली में जैसे नेक्सस बन रहे हैं, इसलिए मैंने आज अहमद दी, नवीद इलाही साहब को, अहमद अरबी को, आप दोनों मेरे साथ हैं। मैं ज़रा अहमद आप पर आने से पहले नवीद इलाही से समझना चाह रहा हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली ये TTA स्टेट इज़ अप टू नाउ। नवीद साहब, आपने मैंने इंट्रो दे दिया, बात कर दी, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कह रही है कि काबुल में बैठी जो सरकार है कि ऐलानात करके आखिर क्या करना चाह रही है, क्या हासिल करना चाह रही है, और अगर ट्रेड ये बंद करते हैं मुकम्मल तो उससे फ़ायदा कैसे होगा? जी बहुत शुक्रिया। असल में देखें, ये जो अफगान हैं इनसे गुफ्तगू करना कोई आसान काम नहीं है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो कह के बात को मुकर जाते हैं और झूठ के आदी हैं। आप इनकी पूरी एक हिस्ट्री देख लें, हत्ता कि जो मुजाहिदीन थे सोवियत यूनियन के दौर में, खाना काबा में जाके उन्होंने एग्रीमेंट किया और उसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की। अभी अगर आप लेटेस्ट देखें कि दोहा में जब एग्रीमेंट हुआ तो उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप थे, और उसने मुल्ला ब्रदर को कॉल करके कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा हो गया है, अब हम इसको ट्रूस पे हम अमल करेंगे। चंद दिनों में उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए, शदीद हमले अफगान फोर्सेस के ऊपर, और कहा जी कि हमारा आपका मुआहदा हुआ है, कोई अफगानियों के साथ तो नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक। तो ये किसी भी लेंथ तक जा सकते हैं। अब मसला ये है कि जो कुछ भी ये कर रहे हैं, गुफ्तगू तो जारी रहनी चाहिए, ठीक है, गुफ्तगू होती है फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। वो इस वक्त पूरा दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया जाना, TTP को सपोर्ट करना, ये जो धमाके हैं जाहिर है जिसके पीछे उनकी आशीर्वाद है और उनके लोग हैं, ये तमाम उनके हरबे हैं ताकि पाकिस्तान को दबाव में लाके निगोशिएशन में अपर हैंड रखा जाए। ठीक। और उसकी कोई इसके पीछे वजह नहीं है। अगर वो सरहद बंद करते हैं तो नुकसान तो उनका है। आप देखिए कि तोरखम पे भी हमने, यानी आप उनकी ट्रेड को छोड़ दें, जो वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज हम दे रहे थे, जलालाबाद से मरीज और कंधार से आते थे, कोयटा, जलालाबाद से पेशावर, हत्ता कि एक हमने नो मैंस लैंड में इनके लिए हॉस्पिटल बनाया हुआ था ताकि वीज़ा ना लेना पड़े और अफगान जो बेचारे हैं मरीज वो वहाँ पे आ सके। हर चीज़ यहाँ से जा रही है, तमाम
40 लाख महाजरीन यहाँ पे हैं, तो ये क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? मकसद एक ही है कि किसी तरह कोई दबाव डाल के गुफ्तगू करके। आपने देखा है कि इस वक्त जो मीडिया के ऊपर आप उसको देखें, अगर एक्स को, तो टाइमलाइन आपकी भरी होगी अफगान नामों के जी अकाउंट्स के साथ जो पाकिस्तान के खिलाफ एग्जैक्टली झूठा और जहर आलूद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो एक ये 3-4 प्रॉन्ग्ड उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। तो जवाबी तौर पे पाकिस्तान को भी वही रवैया अख्तियार करना पड़ेगा। हमने जब बात करनी है तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करनी है, ठीक। और 2 दफा उनके जो हमले करके उनको बता दिया गया कि हम क्या स्ट्रेंथ यूज कर सकते हैं। मेरे साथ हैं अहमद अल अरबी साहब, आपने देखी सूरत हाल, इस पे कमेंट भी आप कर रहे हैं। अब ये स्टेटमेंट कि जी 3 माह का वक्त है, बंद करें पाकिस्तान के साथ सारी तिजारत, और मेडिसिन भी नहीं पाकिस्तान से लेनी, 1 महीने के अंदर बंद कर देना चाहिए। जी मैं ठीक, मैं जरा अहमद अल अरबी साहब का कमेंट ले लूँ मैं, कि ये जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद करने की, डेडलाइन दे दी आपने ताजरों को, इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा या अफगानिस्तान को नुकसान होगा, और ये अचीव क्या करना चाह रहे हैं इससे? अच्छा, बहुत शुक्रिया जामी साहब। इसमें देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। आपने अपने इब्तिदाइये में भी कहा कि काबुल और न्यू दिल्ली का जो अलाइंस है उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, हम उस पर नज़र रखते हैं। एक मैं बहुत शॉकिंग रेवलेशन यहाँ आपके सामने आपके प्रोग्राम में बताऊँगा कि काबुल और दिल्ली के साथ साथ अफ़गानिस्तान के अंदर आपको तल अवीव की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। अच्छा, रिसेंटली ये जो सारे प्रोविंसेस हैं, कोस्ट, पख्तिका, कुनर, इसमें आप अगर ख़ुद भी सर्च आप करेंगे तो सबसे एक्टिव जो NGOs यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं उसमें से एक का नाम है इसरा एड और दूसरी का नाम है शे फाउंडेशन। ये दोनों डायरेक्टली इसराइल की NGOs हैं। अब अफगानिस्तान इसराइल को रिकग्नाइज नहीं करता, लेकिन तल अवीव की NGOs अफगानिस्तान में क्या काम कर रही है, दिस रेजेस सम वेरी सीरियस क्वेश्चन। ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, यानी आप ये कह रहे हैं अहमद के अफगानिस्तान में ये तो शरीयत के नाम पर आए जी, और वहाँ पे इन्होंने एक अपनी तरफ से एक शरई गवर्नमेंट बनाई हुई है, इस्लाम के नाम पर कलमे वाला झंडा है, और आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में इसराइल की 2 NGOs काम कर रही हैं। 2 NGOs नहीं, बहुत ज़्यादा। जब जून ये आए हैं 2021 में, 15 अगस्त को अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में आए, 18 अगस्त को सुहेल शाहीन, इनका कतर में जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसने इसराइल के पब्लिक जो स्टेट टेलीविज़न है उसको इंटरव्यू दिया, कान TV उसका नाम है। फिर उसके बाद ये जनवरी 2022 में इसराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली UNHCR को $5 लाख दिए कि वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ को दें। और फिर उसके 6 महीने बाद अल जजीरा में डॉक्टर मोहम्मद नईम, अफगान गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, उसने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया कि हम इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज जो है वो करना चाहते हैं। सो यहाँ पे आपको इसराइली फुटप्रिंट भी बहुत, इसराइल का आपको पता है कि वो जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें मिडल ईस्ट से लेकर मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक्टिव हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको इसराइली फुटप्रिंट लाजमी नजर आएगा। और अफगानिस्तान के अंदर जो TTP वाली बात है उसमें भी आपको इंडिया और इसराइल और अफगानिस्तान का एक अलायंस नजर आ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरी जो आपने शरीयत की बात की, अफगान तालिबान, ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, TTP जिसका नाम है, इसके ऊपर फतवे मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100+ अहदीस शरीफ हैं जिसमें उन्होंने फरमाया है, निशानियां बताई हैं खवारिज की कि ये तकफीर करेंगे, इनकी दाढ़ियां कैसी होंगी, ये तक बताया है कि इनके बाल कैसे होंगे, ये बताया कि ये कहां से निकलेंगे, और फरमाया कि इनका आखिरी जो ग्रोह है वो दज्जाल के साथ निकलेगा। अब ये खवारिज हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान के उलमा के फतवे, आप हदीस शरीफ अगर खुद भी पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि TTP पे तमाम निशानियां खवारिज की निकलती हैं, और फिर हमारे उलमा के फतवे मौजूद हैं कि ये खवारिज हैं। तो पूरी मुस्लिम दुनिया को, हर किसी को कहना चाहिए कि ये खवारिज है। अब अफगान, एक अलामा हजर अस्कलानी है जिन्होंने फरमाया है कि जो खवारिज हैं, जो उनकी सपोर्ट करता है, वो भी खवारिज का ही एक फिरका है। तो लिहाजा इस वजह से अफगान तालिबान जो है, इनमें नजर आ रहा है कि ये खवारिज हैं, ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो इनकी अपनी दाढ़ी में तिनके हैं कि ये शरीयत के नाम पे कहते हैं कि हम आए हैं, और ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की पुश्तपनाही कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये खवारिज कल्लाबुन नार, जहन्नुम के कुत्ते हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अल्फाज है। सो ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनका ना शरीयत के साथ कुछ लेना देना है, ना इनका मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ कोई लेना देना है, ना इनका लॉजिक के साथ कोई लेना देना है। सिर्फ अपने ये जो 10 से 12 लोग काबुल पे इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, अपने इक्तदार में रहने के लिए ये दहशतगर्दी का सहारा ले रहे हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता कि इसराइल से मदद ले या इंडिया से मदद ले, ये सिर्फ इक्तदार में रहना चाहते हैं, और इनकी टोटल तादाद 10, 12 नहीं तो
20 लोग हैं। ये अफगानिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी भी नहीं कर रहे, और अगर ये ट्रांजिट ट्रेड खत्म करेंगे तो सफर अफगानिस्तान के लोग करेंगे, और वो इस हक में अफगान पब्लिक नहीं है। बिल्कुल ठीक। नवीद इलाही साहब, अफगान पब्लिक इस हक में है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान जब बयानिया इनकी काबुल सरकार बनाती है तो ऑब्वियसली इनके अंदर एक यूनिटी तो आती है। फिर जिस तरह से हमने देखा इस्लामाबाद का अफसोसनाक वाक़या और फिर वाना कैडेट कॉलेज का, तो मैं उस पर बात करने से पहले ज़रा इजाज़ुल हक साहब को भी ज़हमत दे लूँ, सीनियर सियासतदान, उनकी भी इनपुट इस मामले पर ले लूँ। आपसे बात करता हूँ। इजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हजूर, ये अफगानिस्तान के साथ मसाइल हैं हमारे। आज प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा कि हम उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तो कह रहे हैं कि हमने तिजारत ख़त्म करनी है। अपने तमाम ताजुरों को बुला के कहा कि ख़त्म करें पाकिस्तान के साथ तिजारत। इनके एक और रहनुमा है जो हेड ऑफ अफगान डेलीगेशन थे, मुल्ला नजीब, मैं अपने पैनलिस्ट से उनका जिक्र कर रहा था, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान कहा था कि आप दहशतगर्दों के खिलाफ फतवा दें जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो हमने ऐसा नहीं किया। ये सूरत हाल देख के आपको क्या लग रहा है कि अफगानिस्तान में जो इस वक्त रजीम है ये क्या चाहते हैं? मैं ये कह रहा था कि ये तो इस पे तो जीरो टॉलरेंस है ना, ये तो कोई इस पे दो रहे हैं कि ये जो लाहौर में हुआ, वाना में हुआ, या इस किस्म की बलूचिस्तान में जो हरकतें होती हैं, ये हिंदुस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और 10 मई का अपना जो उनको सुबकी हुई है पूरी दुनिया में, उसका बदला पाकिस्तान से इस तरह ले रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान लीड कर रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान का जो किरदार है इस तरह पाकिस्तान के खिलाफ, वो बड़ा एक अफसोसनाक भी है। और मैं समझता हूँ कि जिनके साथ एक बड़ा पुराना हमारा राब्ता और सिलसिला और कुर्बानियाँ हैं, उनको इस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। लेकिन इसमें कोई थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी है जो मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू के ज़रिए ख़त्म होगी। और मैं शुरू से ये कहता है, हमने जो वैक्यूम अगर हम कहीं छोड़ेंगे तो उसको पुर करने के लिए हमारे दुश्मन जो है ना, वो पहले से बैठे होते हैं तैयार। तो यहाँ भी यही हुआ है कि जैसे ही वहाँ एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, हिंदुस्तान ने फ़ौरन वहाँ पे मुदाखलत की। और ये अभी नहीं किया, पहले भी जब अमेरिकन फोर्सेस वहाँ थी और करज़ई की हुकूमत थी, तब भी उन्होंने काउंसलेट इसी तरह बनाए हुए थे और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी वहाँ से हो रही थी। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि जब ये बातचीत जो है इसको बंद नहीं करना चाहिए, जारी रखना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह कोई पाकिस्तान पे हमला होता है या पाकिस्तान को नुकसान होता है तो फिर उसका जवाब भी उसी कॉइन में देना चाहिए, मतलब जिस कॉइन में वो हमें परेशान कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में अगर वो ऐलान करें कि हमने ये बॉर्डर बंद करना है और तिजारत नहीं करनी पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान को फिर से खुशाइंद करार देना चाहिए, जैसे कि अभी कुछ डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं कि अच्छी बात है? देखिए, अच्छी बात तो मैं नहीं कह रहा कि अच्छी बात है कि बुरी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस किस्म के ताल्लुकात, क्योंकि वो लैंडलॉक कंपनी है, कंट्री है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते कि अगर यहाँ से पाकिस्तान से उनका सिलसिला बंद हो जाएगा तो उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये पहले भी माजी में भी कह चुके हैं कि हिंदुस्तान के साथ एक मरतबा इन्होंने मुआहदा किया था, तो जब उनसे पूछा कि कैसे करोगे तिजारत अगर पाकिस्तान के साथ नहीं करोगे, तो कहा भाई एयर कार्गो से हम करेंगे। तो वो फिर एक दो सॉटी सी चली थी, तो उसके बाद वो ख़त्म हो गई, क्योंकि इट वाज मोर एक्सपेंसिव देन द गुड्स जो उस पर खर्चा आ रहा था लाने और ले जाने का। तो पाकिस्तान के साथ उनका एक नेचुरल बनता है मामला, और इंटरनेशनली भी नहीं मैं समझता कि ये कोई अच्छा लगेगा इस तरह के वो बिल्कुल ही बॉर्डर बंद हो जाए पाकिस्तान का, क्योंकि दूसरा रास्ता उनके पास है कोई नहीं। बिल्कुल। आज प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा कहा है कि हम अफगान रजीम से बातचीत करने के ख्वाह हैं, लेकिन कैसे बातचीत हो जी? आप भी कह रहे हैं, आप केपी असेंबली में ये बात कर रहा था, वो भी अच्छी बात लग रही है। लेकिन मेरा सवाल इजाज़ साहब आपसे ये है कि हम ख्वाहिश करें मुज़ाकरात की, अगले ट्रेड भी बंद करें, जिम्मेदार भी आपको करार दें, बातचीत से भी भागें, तो फिर क्या किया जाए? देखिए, पहली बात तो ये सोचने की है कि उनका ट्रेड करेंगे पाकिस्तान से, पाकिस्तान का क्या नुकसान होगा? पाकिस्तान का तो कोई नुकसान नहीं है। उनका तो नुकसान है, अगर ट्रेड बंद करते हैं तो उनका तो सारा सामान ही पाकिस्तान से जा रहा है। तो ये बिल्कुल एक कह लेना जिसको के बचगाना फैसले हैं। ये भी बचगाना फैसला था, और वो पाकिस्तान को तंग करने के लिए उनके फॉरेन मिनिस्टर वहाँ जाकर हिंदुस्तान में कश्मीर की बात करें और वहाँ जाकर कहें जी के वाघा का, एक तरफ तो वाघा का बॉर्डर खुलवाने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ यहाँ का बॉर्डर बंद कर रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ ये थोड़े दिन लगेंगे, मामला तुमको खुद समझ आ जाएंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। ठीक, अभी जरा ये जज्बात को थोड़ा सा
ठंडा होने देना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया इजाज़ुल हक साहब आपके वक्त का। ऐसा मेरा सवाल आपकी खदमत में भी पेंडिंग है और अहमद अरबी से मैंने बात करनी, छोटी सी मैं ब्रेक ले रहा हूँ ज़रा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नवीद इलाही साहब हैं, अहमद अरबी साहब हैं, गुफ्तगू धुरी रहेगी। इजाज़ुल हक साहब तशरीफ़ लिया टेलीफोन लाइन पर। बहरहाल मैं नवीद साहब आपकी तरफ आ रहा था, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ डेटा चेक किया। 70% जो अफ़गान एक्सपोर्ट है वो थ्रू पाकिस्तान होती है, 40% प्योरली सोल्ड इन पाकिस्तान है, 30% ट्रांजिट होती है यहाँ से, और काबुल का जो आधा रेवेन्यू है वो पाकिस्तानी तिजारत से जुड़ा हुआ है। और इस बीच में हम देख रहे हैं कि 8,000 से ज़्यादा कंटेनर्स भी फंसे पड़े हैं इसी प्रॉब्लम की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। और लैंड लॉक कंट्री है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी कुशन देता है। ये अनाउंसमेंट करके कुछ ऑल्टरनेटिव तो उनके दिमाग में होगा ना जी। क्या इंडिया कार्गो के ज़रिए देगा उनको तिजारत? क्या वो चाबहार ऑपरेट होगा वहाँ से दोबारा से, या जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो इनको रेवेन्यू देंगी, वो इनके साथ तिजारत करेंगी? हाउ विल दे सर्वाइव? या इस सब के बदले वो कुछ एक नई मुहिम शुरू करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ? नबी साहब जी देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर जहाँ से भी वो कारोबार करेंगे तो उनको तो इससे बहुत गुना महंगा पड़ेगा, उनके लिए वो फिजिबल नहीं है। लेकिन मैं ये बात करना चाह रहा हूँ इस मौके पे, देखिए मुल्कों के लिए सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मैंने 8-9 साल पहले एक किताब लिखी थी इसके टेररिज्म इन पाकिस्तान जी और टीटीपी के जी हवाले से। आखिरी पैरा मैंने आपसे मैं शेयर करूंगा, उसमें मैंने लिखा था कि अफगानिस्तान के साथ आप ताल्लुकात बंद कर दें, एक इमेजिनरी वॉल यहाँ खड़ी कर दें और उनसे कोई ताल्लुक ना रखें, क्योंकि तमाम टेररिज्म, तमाम बुराइयां वहां से एमिनेट कर रही हैं। तमाम बुराइयां वहां से, चाहे वो ड्रग है, चाहे वो टेररिज्म है, चाहे क्लैशनकोफ है, वो वहां से आ रहा है। आप उसको 10 साल बंद रखें और फिर 10 साल बाद थोड़ा सा खिड़की खोल के देखें, हालात बेहतर हैं तो ठीक है, वरना बंद कर दें। तो मुल्ला ब्रादर ने तो हमें मौका दे दिया है अच्छा कि बंद करें ये सब कुछ। हमें उसकी हम जो हमारे साथ यहाँ भी कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि 2021 में जब ये अगस्त में आए हैं अफगान तालिबान पावर में, इमीडिएटली उसके बाद इन्होंने आके जलालाबाद की और बाकी जेलों के दरवाजे खोले। हजारों ये जो टीटीपी के थे टेररिस्ट और दाइश के, उनको रिहा किया और उनको वहां पे बसा दिया टीटीपी इनके। और ये झूठ बोलते रहते हैं, यहाँ पे कोई बारिश हो तो हम इज्जत करते हैं कि ये मजहबी शख्स हो गए, लेकिन इनका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। आप इनकी गुफ्तगू सुनिए। ये इंडिया गए हैं मुत्तकी साहब, उन्होंने कहा यहाँ पे तो कोई है ही नहीं टीटीपी। तो भाई ये जो जनवरी 2022 में मुज़ाकरात कराए आपने अपने ऑफिस में, जिसमें टीटीपी का सरगना जो है वो मौजूद था, तो क्या वो उसको आप डिनाई कर सकते हैं? ऑन रिकॉर्ड सब चीजें हैं। तो इनके लिए झूठ बोलना, इनके जो आप देखिए ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं, वो जब बात करेगा झूठ बोलेगा और इश्तियाल कुन गुफ्तगू करेगा। ये जो कुछ पाकिस्तान ने इनके खिलाफ थोड़ा किनेटिक फोर्स यूज की है, उसकी वजह इनके बयानात हैं। पाकिस्तान को झुटलाने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए कि हमने आखिरी हद तक गए हैं जब से ये पावर में आए हैं। 2022 से हमने तकरीबन कोई 9 डेलीगेशन ऑफिशियल गए हैं। इस साल में ही 3 हाई पावर डेलीगेशन, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर भी हमारे गए, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर भी गए। फिर आपके जो स्पेशल एनवॉय हैं वो भी गए, सिर्फ एक ही बात पे बात करने के लिए, पॉइंट पे बात करने के लिए कि इसको आप तरीके तालिबान पाकिस्तान को नकेल डालें, आप इसको सपोर्ट ना करें। और उससे पहले डिफेंस मिनिस्टर भी गए थे, ख्वाजा आसिफ भी वहां पे गए। उसके अलावा कई डेलीगेशन जा चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान डेलीगेशन लेके गए, उल्मा का डेलीगेशन गया। तो ये सब के साथ गलत, गैर संजीदा रवैया, गैर जिम्मेदाराना रवैया और गैर मुहज़्ज़ब रवैया इख्तियार करते रहे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बंद कर दें तो बहुत अच्छा है। ठीक, हमारी तरफ से जहां से मर्जी लें वो। अच्छा, ये अच्छा नुक्ता आपका। अहमद, आप नवीद साहब से एग्री करते हैं कि ये तो बड़ा मौका है कि बंद करना चाह रहे हैं तो हमें बंद कर देनी चाहिए तिजारत उनके साथ, और इससे नकलो हरकत भी महदूद हो जाएगी। मैं आपसे दूसरा नुक्ता ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो हम अचानक सोशल मीडिया के ऊपर अचानक हम देख रहे हैं कि जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान का शुरू होता है तो मल्टीपल डोमेन्स में ऐसे सोशल मीडिया हैंडल ग्लोरीफाई हो रहे हैं, प्रमोट हो रहे हैं, बूस्ट हो रहे हैं नए नए नामों से, जो इंडिया भी उन्हें सपोर्ट कर रहा है। और फिर जो इन्होंने इस्लामाबाद और वाना वाली हरकत की
सॉफ्ट टारगेट करने की, उससे क्या मुराद ली जाए? देखें, इस सारी सिचुएशन में अभी भी जो आप इनके रेटरिक देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो खैर आप इनका जो स्टुपिडिटी है, अफ़गान अकाउंट जिस तरीके से वो डील कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, जो कमेंटिंग कर रहे हैं वो स्टुपिड है। इससे ज़्यादा मैं उसको क्या कहूँ। वो इन्होंने पिछले दिनों इनके ऑफिशियल हैंडल्स के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई एयर स्ट्राइक्स की अफ़गानिस्तान पे तो हम पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक्स करेंगे। तो मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा आपकी एक्सपर्टीज तो सिर्फ कमर्शियल एयरवेज का इस्तेमाल करना है स्ट्राइक्स के लिए, उसके अलावा तो आप नहीं कर सकते। सो ये इनका हाल है। और इसके अलावा अभी जो आपको रेटरिक अभी नज़र आ रहा है, ये जो ट्रेड वाली बात ये सारे कर रहे हैं, अब देखें सिचुएशन जो है ना, होलिस्टिक अप्रोच अगर आप थोड़ा सा बाहर निकल के लार्जर पिक्चर को देखें तो यहाँ से ये अटैक्स अफ़गानिस्तान जो है वो कर रहा है। आपने देखा अचानक से पहले तो ये खुद मिन्नतें करके इन्होंने दोहा के अंदर टॉक्स किए, फिर उसके बाद जब दूसरे टॉक्स हुए इस्तांबुल के अंदर तो उन टॉक्स से 1 या 2 दिन पहले इनको इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा मरात का ऐलान हुआ, और फिर वो इनको इंडिया ने एक थोड़ा सा इशारा भी दिया कि आप हमारे साथ बेहतर करें चलेंगे तो हम आपको रिकग्नाइज़ भी कर सकते हैं, और ये वो इंडिया ने कभी भी इनको रिकग्नाइज़ नहीं करना। और फिर जब 6 नवंबर वाले टॉक्स हुए तो उसके अराउंड आपने देखा कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमले का रेटरिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और फिर अब ये जो दिल्ली वाला इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्रिएट किया, अभी भी हम जब बात कर रहे हैं तो इनके कैबिनेट जो डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है। तो ये सारा जो मामला है, ये अफगान तालिबान की भी जो आपको भी स्टेटमेंट्स नज़र आ रही है ना, इनको कहीं ना कहीं अजित कुमार डोवल ने एश्योरेंस दी हुई है कि आप अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उसको आप पावरफुल रखें, चाहे उसका हकीकत के साथ कोई लेना देना ना हो। हम ये सिंदूर 2 जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च करने वाले हैं, इसके बाद बैठ के देखेंगे कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है। सो अभी ये जो सारा जो बिल्डअप था पिछले 3-4 माह का अफगानिस्तान को लेके, इंडिया को लेके, वो अब सिंगल पॉइंट के ऊपर आ गया है कि इंडिया अब आगे क्या करने वाला है। उसके बाद सिचुएशन जो है वो इन सारों के लिए बहुत क्लियर होगी। बिल्कुल ठीक। नवीद साहब, ये जो स्लीपिंग सेल्स हैं इनके विद इन द सोसाइटी, इस्लामाबाद अगर हिट किया गया तो कल नकवी साहब कह रहे थे कि ये इट्स अ मैसेज और ये बड़ी अहम वाक़या पेश आया है। आपने चूँकि डायरेक्टली इन सबको डील भी कर रखा है, आप जब सर्विस में भी थे, ये किस कदर इम्पॉर्टेंट है टू गेट रिड ऑफ दिस मैनेस, क्योंकि अब तो हमने अफ़गान जो शहरी थे उनके इनखला को भी यकीनी बनाया हुआ है। तो ये स्लीपर सेल और सॉफ्ट इलाकों को टारगेट करना, इस सब को ज़रा समझाएं आम शहरी से देखने वाले को। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि पहले जो इंडियन रॉ है और उनके जो हॉकिश लोग हैं जैसे अजीत डोवल हैं, उन पहले भी अफगान जो यहाँ क्रिमिनल्स हैं और उनको यूज़ कर रहे थे। 2022-23 में यहाँ पे टारगेट किलिंग की गई लोगों की, और उसमें से बहुत से वाक़यात हैं जिसमें अफगान शहरी इस्तेमाल हुए हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड है और पुलिस ने अरेस्ट भी किए बाद में। अब तो स्टेट टू स्टेट उनकी सामने बढ़ खुल के आ गए हैं कि स्टेट टू स्टेट आपस में मुआवनत शुरू हो गई है। जाहिर है कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद अभी भी अफगान जो हैं वो मौजूद हैं, और आपकी सोसाइटी में हर जगह फैले हुए हैं। आपने बहुत कम अभी निकाले हैं, उससे 3 गुना ज़्यादा यहाँ पे मौजूद हैं। मैं तो ये देखता हूँ कि शहरों के अंदर, लाहौर शहर में, इस्लामाबाद में, वो बसे हुए हैं आराम से, और वो तमाम लोग जो हैं स्लीपर सेल्स भी हो सकते हैं, उसमें फैसिलिटेटर्स हैं, उनके इन्फॉर्मर्स हैं। उनके लिए, हमारे लिए जो सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए चैलेंज बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ से इंफॉर्मेशन देना, उनको फैसिलिटेट करना बहुत आसान है। ठीक है, वाना में तो ये हुआ कि वाना तो बॉर्डर के ऊपर है, आपको पता है कि साउथ वजीरिस्तान में है, और उनका जो पक्तिया सूबा है उसके बॉर्डर पे है वाना, तो वो तो डेफिनेटली वहाँ से अफगानिस्तान से बड़ी उनको इंफॉर्मेशन भी ये है कि वहाँ से वो ले रहे थे सारे मैसेजिंग। लेकिन यहाँ पे जो कर रहे हैं इस्लामाबाद में या बाकी शहरों में करने का है, उसमें इन पे आइडेंटिफाई करने पड़ेगा पाकिस्तान की एजेंसीज को, क्योंकि ये बहुत बड़ा थ्रेट है। ये सारे इन्फॉर्मर्स, सारे नहीं, मेरा मतलब है कि बहुत बड़ी तादाद उसमें इन्फॉर्मर्स और फैसिलिटेटर्स हो सकते हैं, जो स्लीपर सेल्स एक्टिवेट उस वक्त होते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। और मैंने खुद भी देखा है कि यहाँ पे बहुत इनके गैंग मौजूद हैं जो क्रिमिनल गैंग्स हैं, और बड़े शहरों में भी मौजूद हैं। वो भी बहुत फैसिलिटेटर्स हैं, असला से लेकर और लोगों को पहुंचाने तक, गाड़ी सप्लाई करने तक। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए जो है, वी नीड टू कीप आवर गार्ड्स अप, क्योंकि ये तो इनसे
चलेगा थोड़ा अरसे के लिए ये ठीक। मामला, अहमद जब तक कि उनको अहमद मैं ये जानना चाह रहा हूँ dismantle किया जा कि ये एक तो तरीक़ाकार ये है ना कि इसके ज़रिए पाकिस्तान में ये खारजियों की तश्कील आती है, मारे भी जाते हैं, फिर ये दहशतगर्दी भी करते हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में। दूसरा जो हालिया झड़पें हुई उसमें तो पाकिस्तान ने टारगेट किया, रीच आउट किया मल्टीपल डोमेन में सिटीज़ को भी। ये अगर ऐसी सूरत हाल रहती है, क्योंकि पाकिस्तान की स्टेटस पोजीशन है कि अब दोबारा ऐसे को वाक़या है तो वी विल रीच आउट, हम टारगेट करेंगे, इस बात का इम्कान है कि हालिया वाक़यात के बाद पाकिस्तान दोबारा स्ट्राइक कर सकता है? अगर करता है तो उसका स्केल क्या हो सकता है और जवाब क्या हो सकता है? अफ़गान जो स्टैंडिंग ट्रुप्स हैं, स्टैंडिंग मिलिट्री है, उसकी कैफियत क्या है? और मैं दहशतगर्दों की बात नहीं कर रहा। अच्छा, आप अफ़गान की बात कर रहे हैं। जी। अच्छा, इसमें देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। पाकिस्तान, ये जो यूनाइटेड नेशन का जो यूएन चार्टर का आर्टिकल 51 है, उसकी जितनी भी एक्सप्लेनेशन है वो पाकिस्तान को मुकम्मल इख्तियार देती है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के अंदर जाके उनको टारगेट कर सकता है, उनके हाइड आउट्स को टारगेट कर सकता है। पाकिस्तान ने, अब इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्द भेजते थे। यहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी आती थी। इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया इंडिया ने भी। इसी को वो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन भी कहते थे, इसी को वो एफपैक भी कहते थे, और उन्होंने यही किया। इसी को डोवल डॉक्ट्रिन भी कहते थे कि दहशतगर्दी यहाँ पे। पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया कि हमने कहा कि भाई आप अगर दहशतगर्दी यहाँ पे भेजेंगे, वी आर गोइंग टू टारगेट द हाइड आउट्स ऑफ टेररिस्ट, यानी हम एक आपके अफगानिस्तान के अंदर जो मौजूद हैं वो एक प्रेशर टैक्टिक भी है। दूसरा, हमने ये बात रियलाइज़ की है 25 साल इन दहशतगर्दों से लड़ने के बाद कि आप जितने मर्जी दहशतगर्द मारे, जब तक इनकी नर्सरीज अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान से कॉम्प्रिहेंसिवली दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। तो अभी भी पाकिस्तान जो है, ये जो पाकिस्तान ने न्यू नॉर्मल सेट किया है, पाकिस्तान इसको जेलसली गार्ड करेगा। ये पाकिस्तान के अंदर अगर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करेंगे तो इन लाइन विद द इंटरनेशनल लॉ, विद द ह्यूमैनिटेरियन लॉ, विद मोरालिटी, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर टारगेट करेगा इनके हाइडआउट्स को। और ये जो अफगान फौज और अफगान फोर्सेस हैं, दे आर नॉट बिल्ड फॉर कन्वेंशनल अटैक्स। इन्होंने कौन से मुल्क के ऊपर कन्वेंशनल अटैक किया है अफगान फोर्सेस ने पिछले 70-80 सालों में? ये तो सिर्फ दहशतगर्दी करवा ली, बैक स्टैबिंग कर दी, झूठ बोल लिए, डिसीव कर लिया। दिस इज व्हाट देयर एक्सपर्टीज इज। सो ये कुछ भी नहीं कर सकते पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, पाकिस्तान इनकी टेररिस्ट हाइडआउट्स को टारगेट करता है, तो अफगान जो फौज है उसमें ना कैपेसिटी है ना कैपेबिलिटी है, वो कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ ये सोशल मीडिया के ऊपर स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक। नवीद साहब, ये जो आपने अभी पाकिस्तान की सोसाइटी की बात की, इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका है? काउंटर टेररिज्म का, पुलिस का, उलमा इकराम का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, या मेरी पहले दिन से डिबेट रही है कि नेशनल एक्शन प्लान की बाकी शुक्र पर अमल दरामद ना होने का? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान पे देखिए, मैं तो हमेशा मोतरज़ रहा हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान एक हरिडली फॉर्मुलेटेड प्लान था, जिसको उन्होंने ना स्ट्रेटेजाइज किया, ना उसको प्रायोरिटाइज किया कि किसको पहले करना है, तो इसलिए वो चंद महीने चल के वो शेल्व हो गया। अभी भी जब कभी आपके टेररिज्म में सर्ज होती है तो बयान आता है कि नेशनल एक्शन प्लान को रीएक्टिवेट किया जाएगा। आप रीएक्टिवेट करें, लेकिन वो 20 पॉइंट्स जो है उनको आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि सारे सूबे किस तरह उसके ऊपर अमल करेंगे। मैं ऐसी छोटी सी मिसाल देता हूं कि यूके में उन्होंने जब अपनी स्ट्रेटेजी बनाई तो उसको कॉन्टेस्ट कहते हैं, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी। एक छोटी सी बुकलेट है, तकरीबन 150-200 सफ़ों की। तो बड़ा क्लियरली उन्होंने अपने अहदाफ लिख दिए, और जिन जिन के जिम्मे जो काम था, वो पुलिस थी, आर्मी थी, MI5 थी, 6 थी, इवन जो कस्टम्स की ड्यूटी थी, उन सब की जिम्मे लगा दिए कि ये है, और 2 साल के लिए स्ट्रेटेजी बन गई है, इस पे अमल करें। हम फिर देखेंगे 2 साल बाद, बिकॉज पॉलिसीज आर डायनामिक, चेंज करना होगा तो हम उसको कर लेंगे। तो हमें भी यहाँ पे इस तरह ही करना पड़ेगा कि आप अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको एक बनाएं जो ऑफिशियली आर्टिकुलेटेड काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी हो, उस पर अमल किया जाए 2 साल के लिए, और फिर देखा जाए कि क्या, और तमाम के जिम्मे लगा दिया जाए, जिस चीज के जिम्मे पुलिस है, आर्मी है, बाकियों के, ये आपका काम है। आप 2 साल के बाद उसको देखेंगे क्या आदाब पूरे कर लिए हमने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है, और सबने इसमें मिलके काम करना है। ये चूंकि इस तरह की थ्रेट है, हमें ये मल्टी प्रोंग्ड थ्रेट है। इसमें इंडिया तो है, हम वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर में हमें सैंडविच करने की उनकी पॉलिसी डे 1 से रही है। और अफगानिस्तान को भी आप जानते हैं कि डे 1 से पाकिस्तान के
वजूद के वो खिलाफ था। ठीक। यूएन में जो अपनों ने हमें वोट ना दिया, बाद में ठीक है, जो उनके हक में बात करने वाले हैं कि जी वो ठीक है, 1 महीने के बाद दे दिया था, लेकिन उससे वाहिद मुल्क था दुनिया का जिसने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया यूएन मेंबरशिप के अगेंस्ट। तो अब हमारे ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर से हमें थ्रेट बहुत हाई है। तो बिल्कुल ठीक। तमाम जो शुक्रिया जनाब नवीद इलाही साहब और जनाब अहमद अल अरबी साहब, बहुत तफसील से इस मामले पर उन्होंने गुफ्तगू की और दलाइल पाकिस्तान के हवाले से सामने रखे। लेकिन ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि हमने अगर किसी मुल्क को भी इंगेज करना है तो उस मुल्क की जो क़यादत है उसकी स्टेटमेंट्स ये बताने के लिए, समझने के लिए काफ़ी हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर अप टू, चाहे वो मुल्ला बरादर की हो या इनके हेड ऑफ़ द अफगान डेलीगेशन मुल्ला नजीब की हो। और ये अगर वाकई पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बंद करना चाहते हैं, तिजारत बंद करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के तमाम एक्सपर्ट्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तो ब्लेसिंग है, कर दें बंद, हम यही तो चाहते हैं। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।